हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हालांकि लास्ट टाइम है, काफ़ी लोग घबरा रहे हैं, डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा सर, मोटिवेशन की ज़रूरत है। अब देखो भाई, इतने कम टाइम बचा है कि आप खुद को ही मोटिवेट कर सकते हैं, आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता। और सिलेक्शन चाहिए तो भाई मोटिवेशन ज़रूरी है, खुद की मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ हिम्मत नहीं हारिए। पेपर अगर 25 तारीख को हो रहा है तो उसके लिए जी जान लगा दीजिए। रिवीजन हम लोग करने वाले हैं और आज की क्लास में मैं आप लोगों को काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ज़्यादा डिमांड थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और दोस्तों जैसे कि कई लोगों ने मुझे कहा कि सर सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी कराइए, मतलब मेंसुरेशन 3D वो भी मैं कराऊंगा, उसकी एक वीडियो लेके आऊँगा। इंपॉर्टेंट सी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन वो भी आप जरूर देखना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक है और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो आएगी। तो लगभग आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे पार्टनरशिप एक टॉपिक है छोटा सा, उसके कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्या पता क्वेश्चन आ जाए। सीरीज के कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अलग से, जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके चैप्टर आपके पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन, तो वो भी हम लोग यहां पर करने वाले हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। बहुत मैंने जो टॉपिक वाइज कराया था उसमें भी काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, लेकिन चलिए यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये मैंने आपके पेपर से ही उठाया हुआ है, सेम टू सेम। थोड़ा धुंधला धुंधला सा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सही से इसे पढ़ के बता सकूं। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। 3 क्लासेस है हमारे पास। जो फर्स्ट और सेकंड की अगर बात करें, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्लास के स्टूडेंट का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 8:5। उसके बाद क्या कह रहा है, दैट बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड क्लास के बीच में जो स्टूडेंट्स का रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 3:4। और आगे कह रहा है दैट बिटवीन द रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन क्लास थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, क्लास थर्ड भी है भैया और उसके बाद फोर्थ भी है, और इसका जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया 7:8, ये दिया गया है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास सेकंड एंड फोर्थ, जो सेकंड और फोर्थ क्लास में स्टूडेंट है उनका जो डिफरेंस है वो 33 है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास थर्ड इज। बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं था। ये मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब कराया था वहां पे भी शायद डिस्कस किया होगा, क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज डिस्कस किए ही हैं। हमारा क्या सबसे पहला यहाँ पे रूल होना चाहिए कि हमें जो दिया हुआ होता है A:B, B:C, C:D, तो तीनों को आपस में मर्ज करना है, चारों को मर्ज करना है। तो रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं, कॉपी पेस्ट मेथड मैंने आप लोगों को बताया था। आप यहाँ पे फर्स्ट क्लास लिख लीजिए, यहाँ पे सेकंड क्लास लिख लीजिए, यहाँ पे थर्ड क्लास लिख लीजिए और यहाँ पे फोर्थ क्लास लिख लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि सेकंड क्लास का फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो दिया गया है वो लिख लीजिए, कितना दिया गया है 8:5। सेकंड और थर्ड का 3:4 और थर्ड एंड फोर्थ का 7:8। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। मैंने आप लोगों को एक कॉपी पेस्ट मेथड बताया था कि यहाँ पे देखो 5 है तो इसे कॉपी करो और आगे पेस्ट करते चले जाओ जहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस है। यहाँ पे ये 4 है, इसे कॉपी करो तो यहाँ पे पेस्ट कर दे। ये यहाँ पे क्या है, 3 है तो कॉपी करो तो इधर पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से 7 को कॉपी करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 × 324 × 7 168 हो जाएगा। 5 × 3 15 × 7 तो 105 हो जाता है यहाँ पे। ये हो जाएगा 20 और × 7 तो 140 ये हो जाएगा यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे हो जाएगा 160। तो दोस्तों ये कंबाइन हमारे पास रेशियो आ गया फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का। इसके बाद क्या अप्रोच होती है हमारी, ये भी मैं बता चुका हूं आपको जो सेकंड एंड फोर्थ का डिफरेंस दिया गया, आप यहाँ पे देखिए इनका डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रेशियो 55 आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर कितना दिया गया है 33। तो अगर मैं 11 से कट करूं तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये नहीं जानना चाहता है, ये जानना चाहता है क्लास थर्ड में कितने स्टूडेंट है। क्लास थर्ड में आप देखो 140 है इन टर्म्स ऑफ रेशियो। इन टर्म्स ऑफ रेशियो 5, और 5 को अगर आप 140 बनाना चाहते हैं तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर 5 को आप 140 बनाना चाहते हैं तो 280 से आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी बिल्कुल, 280 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, अगर सॉरी 280 नहीं 28 से 28 से मल्टीप्लाई करोगे 140 बन जाएगा कि नहीं। इसे भी आप 28 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मतलब 140 की वैल्यू 84 है, इसका मतलब यहाँ पे 84 स्टूडेंट्स रहे होंगे। ये रेशियो का गेम है सारा का सारा, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है।
तो टफ तो कोई भी नहीं गएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं बात क्या है। दोस्तों बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ, इसमें मैं आपको काफ़ी कुछ कहानियां सुनाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है, आपको आना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। आपने पढ़ लिया क्वेश्चन, बहुत ध्यान से आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पहले जितना ध्यान से हो सकता है उतने ध्यान से आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। बहुत लोगों ने मेरे से ये डाउट भी पूछा है, सर ये कैसे होगा, हाय तौबा मचाया, हमें नहीं आ रहा है, आप बताओ कैसे होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो, ध्यान से सुनना, बहुत शानदार सा मेथड यहाँ पे करेंगे, बस आप लोग समझ गए तो आपके लिए बहुत सेकंडों का गेम होने वाला है। बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। किस तरीके से, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि एक शॉपकीपर है जिसके पास कुछ राइस है, और जो टोटल राइस है वो 600 रुपीज़ का है। तो प्लीज़ ध्यान से बात सुनेंगे, 600 रुपीज़ का राइस है, इसका जो 1/3 पार्ट है, 1/3 हिस्सा है, उसे ये सेल कर देता है। इस 1/3 हिस्से को ये सेल करता है 9% के लॉस पे। किस पे? 9% के लॉस पे। आगे जो 1/3 हिस्सा है उसे 15% के प्रॉफिट पे सेल करता है, और ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया भी था, 15% के प्रॉफिट पे सेल करता है, और जो बचा 1/3, रिमेनिंग 1/3, उसे ये 21% के प्रॉफिट पे सेल करता है। किस पे? 21% के प्रॉफिट पे सेल करता है। तो क्वेश्चन ये था कि ये बताइए कि होल ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। दो तरीके थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका तो ये था कि आप देखिए 600 का परचेज किया, 600 का 1/3 क्या होता है? 200। जो 200 का सामान था उसे 9% के लॉस पे बेचा। ये यहाँ पे मैं सीपी लिख रहा हूँ, यहाँ पे एसपी। तो 200 का 9% होता है 18 का लॉस हुआ, तो कितने बेचा? 182 में बेचा। जो अगला 200 है उसे 15% के प्रॉफिट में बेचा। 15% 200 का होता है 30, तो कितने में बेचा? 230 में सेल किया। और लास्ट जो 200 का राइस बचा उसे 21% के प्रॉफिट में बेचा। 21% ऑफ 200 इक्वल्स टू 42, तो कितने में बेचा? 242 में बेचा। तो टोटल सामान जो 600 का परचेज किया गया था उसे सेल किया गया 654 का। तो प्रॉफिट परसेंट आप लोग कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट आप निकालते हैं कि आपको 54 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ? 600 पे हुआ इनटू 100, तो आप कहेंगे 9% का प्रॉफिट हुआ। ये आप कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। क्लियर हुई बात? लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसे दूसरे तरीके से करना चाहता हूं, सुनना ध्यान से अब यहाँ पे, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद भी होगा, बहुत लोगों को, ठीक है, यूज नहीं किया होगा ये मुझे जहां तक लगता है। क्यों? उसका रीजन बताता हूं क्या है। दोस्तों एक बात सुनो यहाँ पे, अब जब प्रॉफिट होता है तो हम लोग प्लस लेंगे, और जब लॉस होता है तो हम लोग माइनस लेंगे। कैसे? सुनना ध्यान से। जो 1/3 था इसे बेचा 9% के लॉस पे, तो -9। जो अगला 1/3 था उसे बेचा 15% के प्रॉफिट पे, और जो इससे अगला 1/3 है उसे बेचा 21% के प्रॉफिट पे। अगर मैं ओवरऑल सोल्व करूं तो ये -3 आएगा, यहाँ पे प्लस का 5 आएगा, यहाँ पे प्लस का 7 आएगा। 12 - 3 प्लस का 9 आ जाएगा, और प्लस का 9 क्या शो कर रहा है? प्रॉफिट। प्लस क्या शो करता है? प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों ये जो मेथड है ये कब यूज कर सकते हैं, बस इस चीज को भी आपने समझना है, इस चीज को अपने दिमाग में आपने रखना है। ये मेथड, फ्रैक्शन मेथड, कब यूज हो सकता है? जब आपकी जो क्वांटिटी है बेचने वाली वो तो फ्रैक्शन में, क्वांटिटी जो बेचने वाली है वो तो किस में हो? फ्रैक्शन में, और जो प्रॉफिट या लॉस है वो हो परसेंटेज में। याद रखना। अब देखो यहां पे क्या हुआ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये हुआ कि भैया 66 2/3% कितना होता है भैया? 2/3 होता है। तो जो 2/3 सामान है उसे बेचा 30% के प्रॉफिट पे। प्रॉफिट मतलब प्लस। 25% गुड्स, 25% गुड्स मतलब कितना हुआ? 1/4। 25% क्या होता है? 1/4। बेचा 16% के प्रॉफिट पे। प्रॉफिट ये, प्रॉफिट ये, और रेस्ट। अब कोई आदमी अगर 2/3 आर्टिकल बेच रहा है, 1/4 बेच रहा है, कुल मिला के 11/12 इसने सेल कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 1/12। तो जो 1/12 है इसे 48% के लॉस पे बेचा। होल ट्रांजैक्शन में इसे 180 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो आप ये बताना है, हमने क्या बताना है कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या था। और कॉस्ट प्राइस आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमेशा ही
100% होता है, ये हमारी बात हो चुकी है। अब कितना सिंपल ये क्वेश्चन बचा, अगर इसमें कुछ भी बचा है तो मुझे बताओ। अरे भैया 2/3 इसने बेचा 30% के प्रॉफिट पे, 1/4 इसने बेचा 16% के प्रॉफिट पे, और 1/12 इसने बेचा 48% के लॉस पे। दोस्तों अगर यहाँ से देखेंगे तो 20% ये आ जाएगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, ये कट हो गया। होल ट्रांजैक्शन में इसे 20% का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 20% का प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और यही 20% जो परसेंट में है, रुपीज़ में कितना बना रहा है? 180। अगर 20% की वैल्यू 180 है तो 100% बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? बताइए, 900 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ये क्वेश्चन था, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बिल्कुल भी टफ तो नहीं मैं इसे कहूँगा। क्लियर होती है बात? शानदार क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट, अब ये टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत आसान सा क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराए भी हैं आप लोगों को। ए 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है ऐसे जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर से, 54 किलोमीटर पर आवर से, क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। ये एक प्लेटफॉर्म है, इसे 30 सेकेंड में क्रॉस करती है। कितने सेकेंड में? 30 सेकेंड में क्रॉस करती है। ए मैन क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म इन 120 सेकेंड। अच्छा, एक मैन है जो इसे क्रॉस करने में कितना टाइम लेता है? 120 सेकेंड लेता है। आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन। अच्छा, ट्रेन की लेंथ कितनी है? 240। देखो, अगर मैं ट्रेन का केस देखूंगा, सबसे पहली बात तो ये है, ट्रेन का केस देखूंगा, और इसने कहा है इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। तो ट्रेन के केस में क्या होगा कि ट्रेन अगर इसे क्रॉस करना चाहती है, मान लो ये आपकी ट्रेन है, तो क्रॉस कैसे करेगी? जब ये ऐसे पहुंच जाएगी। बात समझ में? तो क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 240 मीटर प्लस जितनी प्लेटफॉर्म की लेंथ है। प्लेटफॉर्म की लेंथ अपन लोग मान लेते हैं x। कितने टाइम में क्रॉस हो रहा है? 30 सेकेंड में क्रॉस हो रहा है। दोस्तों ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो स्पीड क्या दी गई है? 54 किलोमीटर पर आवर। अरे भैया 5/18 से मल्टीप्लाई करो, मीटर पर सेकंड में चेंज करो, कितना आया? मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना। अब मुझे पता है एक फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दोस्तों देखो भैया, एक आदमी से 120 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, कितना क्रॉस कर रहा है ये तो पता होना चाहिए। मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ जब तक नहीं पता होगी तो आंसर नहीं आ पाएगा। अब आंसर कैसे आएगा सुनना है यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है कि डिस्टेंस मैंने लिख दी 240 प्लस एक्स, बोलो यस और नो, इक्वल्स टू ये क्या हुआ? स्पीड इंटू टाइम, मतलब 50 इंटू 30, मतलब ये हुआ 450, ये उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 210। तो जो आपका प्लेटफॉर्म है वो 210 मीटर का है। अब जो ये मैन है 210 मीटर जाने में 120 सेकंड ले रहा है, तो स्पीड क्या रही होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन दोस्तों ये मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन आंसर हमें चाहता है कि क्या बताएं हम? किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात हो चुकी है हमारी ऑलरेडी, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। ये 3 टाइम गया 6 से, ये 20 टाइम गया, ये 0 से 0 कट होगी, ये 10 बचा और ऊपर आ जाएगा 63, 21 इंटू 3 अपॉन 10 इक्वल्स टू 6.3 किलोमीटर पर आवर। यही आप लोगों का आंसर है। क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक ये क्वेश्चन आया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो टफ क्वेश्चन तो नहीं मुझे लगा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैसे होगा वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझते हैं। चलिए पढ़िए। काफ़ी लोगों ने भेजा मेरे पास, ये भी डाउट बहुत लोगों ने भेजा, सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। हाय तौबा मची पड़ी है, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने पढ़ा है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, सिंपल तरीके से पढ़ाया, फिर भी हाय तौबा मची थी। क्या? अनीता बोरोड 2 इक्वल सम्स एट द बिगिनिंग ऑफ 2 years at 10% compound interest. At the end of the second year, she paid 12,474 to settle her debts. How much did he borrow each year? भैया एक बात सुनो, ये है अनीता, ये पहले साल की शुरुआत में मैं मान लेता हूँ, अब सुनना ध्यान से, 100 रुपीज़ बोरो करती है। ये जस्ट एज्यूम क्यों ही वैल्यू है, आप पी एज्यूम कर लो, XYZ जो मन है वो करो, मैं 100 एज्यूम करता हूँ। अब हुआ क्या, पहले साल के एंड तक, फर्स्ट ईयर, ये हमारा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के एंड तक इस पे 10% इंटरेस्ट लगता रहा,
और 10% इंटरेस्ट लग के जो अमाउंट है वो कितना हो गया, 110 हो गया। अब अनीता पे 110 रुपये उधार हो चुके हैं और दूसरे साल का पहला दिन है। जब दूसरे साल का पहला दिन है तो इसने फिर से 100 रुपीज और उधार लिया, 100 रुपीज और लिया इसने। तो जब दूसरे साल का पहला दिन स्टार्ट हुआ तो इसके ऊपर 210 रुपीज का मतलब एक तरीके से डेब्ट था, समझ रहे हो। अब दूसरे साल के लास्ट तक इस पे 10% इंटरेस्ट फिर से लगता रहा। किसका 10%? 10% ऑफ 210, द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 210 इक्वल्स टू 42। तो 42 रुपीज इस पे और लगे तो कुल मिला के कितना हो गया, 252। मेरे अकॉर्डिंग इस पे टोटल डेप्ट 252 रुपीज का है, लेकिन 252 है कि, और ये 21 होगा, सॉरी ये 21 होगा। हाँ ये 21 है, यहाँ पे 20% निकाल दिया, 21 है तो कितना हो जाएगा, 231 जी। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके ऊपर जो डेप्ट है वो 231 का है और यही 231 की वैल्यू रुपीज में कितना बना रहा है, 12,474। अगर मैं वन पार्ट की वैल्यू देखूँ 12474 डिवाइड बाय 231 तो आप देखेंगे कि ये पूरा डिवाइड हो रहा है 54 टाइम्स। तो वन पार्ट की अगर वैल्यू 54 है तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी रही होगी, 5400। 100 क्यों लिया, क्योंकि उसने हर साल 100 रुपीज़ ही बोरो किए हैं। बात समझ में आई, आंसर हो जाएगा 54। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आप इसमें इंटरेस्ट भी निकाल सकते थे अगर आप यहाँ से, ठीक है, माइनस करते तो आप इंटरेस्ट निकाल सकते थे, लेकिन माइनस किसे करना पड़ता आपको, 10,800 को, क्योंकि ये यहाँ पे इतना लिया है और यहाँ पे भी इसने इतना उधार लिया है। सॉरी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता, हालांकि नहीं आया तो अलग बात है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन में हालत खराब होने वाली है पक्का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या है, लेट x be a greatest number such that when it divides 5892 6104 6531 the remainder in each case is y. When x plus y is divisible by 33 then the remainder will be। दोस्तों देखो हुआ क्या कि इस क्वेश्चन में बड़ा धुंधला दिखा, इसके जो डिजिट्स है वो बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहे थे आपके पेपर में। तो मैंने सोचा कि इसे मैं गूगल पे सर्च करके देखता हूँ कि सही डिजिट्स क्या है। तो मुझे सही डिजिट्स मिली 5892, यही लिखा हुआ है, ये भी 5892 ही लिखा हुआ है। उसके बाद 6105 एंड 6531, ये LCM SCF का क्वेश्चन है। दोस्तों कमाल की बात ये है कि इसका सॉल्यूशन गलत पड़ा हुआ है गूगल पे, इसका सॉल्यूशन गलत है। कमाल की बात ये है, जब मैंने देखा तो उसका सॉल्यूशन भी था वहां पे, आप देखना गलत दिया हुआ है बिल्कुल। तो सही क्या है, अब सुनो सही कैसे निकालेंगे भाई, बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं आप लोगों को सही निकालने का तरीका। अब इसने और आगे बढ़ो, अब मैं दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर सच दैट व्हेन it divides these numbers the remainder in each case y. When x plus y is divided by 33 then remainder will be। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा है, इसे दिखाओ करके। सुनो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। 77 सुनना, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ये 152 और 227, ये मैं लिख रहा हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये 3 नंबर, यहाँ पे जैसे ये 3 नंबर है ना, उसकी जगह मैंने छोटे नंबर लिख दिया आप लोगों के लिए। तो कोई एक नंबर है x, कोई एक नंबर है x। अगर मैं x से 77 को डिवाइड करूं या 152 को डिवाइड करूं या 227 को डिवाइड करूं तो हमेशा रिमाइंडर r बचता है, हमेशा रिमाइंडर r बचता है। ये दिया हुआ है, हमेशा क्या बचता है, रिमाइंडर r बचता है। तो फाइंड x एंड r, मान लो ये निकालना है। देख रहे हो कितना जबरदस्त क्वेश्चन बना, लेकिन वैल्यूज छोटी कर दी है मैंने। इफ 77 152 and 227 divides by x then
द रिमाइंडर विल बी आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड आर। क्वेश्चन समझ में आया? तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, बड़ा भयानक सा आपको दिख रहा होगा, कैसे करते हैं इजी, सुनना इजी कैसे किया जाता है। इसका एक तरीका होता है, ये एचसीएफ का क्वेश्चन है, तो इसने एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से भी पूछ लिया है। हमेशा ऐसा करता हूं मैं, इन सब का डिफरेंस लेता हूं, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो व्हाट विल बी द डिफरेंस 75, इन दोनों का डिफरेंस लिया कितना आया 75, और इनका भी डिफरेंस लिया, सबका डिफरेंस लो कितना हुआ 150। दोस्तों जो डिफरेंस आपने लिया 75, 75 और 150, इनका एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हालांकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ में बी डिफरेंस बिटवीन नंबर्स और फैक्टर ऑफ डिफरेंस। मतलब जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 12 और 16 का एचसीएफ बताओ, तो भैया इनका डिफरेंस क्या होता है 4। आप देखो 4 से ये भी कट हो रहा है, ये भी कट हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, बात समझ में आती है। तो 4 इनका डिफरेंस एचसीएफ है। लेकिन अगर मैं 21 और 27 कहूँ तो इनका डिफरेंस आया 6 से ना तो 21 डिवाइड होता ना 27, तो 6 के फैक्टर देखो 2 एंड 3, 2 से डिवाइड नहीं होते लेकिन 3 से तो दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो एचसीएफ में भी डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर और फैक्टर ऑफ डिफरेंस। अब बात ये आती है यहाँ पे इनका, लेकिन हर एक का डिफरेंस देख रहा है, यहाँ पे तो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 75, तो एचसीएफ यहाँ पे कितना आया 75 आ रहा है। आप देखो 75 इसे भी डिवाइड करता है, इसे भी डिवाइड करता है। भैया अगर मैं आपको कहूँ 4 और 4 का एचसीएफ, अरे 4 ही होगा बस, इनका डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो एचसीएफ आया 75। तो ये जो 75 है ना, ये आया है एक्स। आप देख लो, चाहे आप 77 को 75 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बच रहा है या नहीं बच रहा है। अगर आप 152 को 75 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप 227 को 75 से डिवाइड करोगे तब भी आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, नहीं आ रहा है। मतलब यहां से आपको पता चल गया कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे x से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर बचता है, किसी नंबर से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर बचता है, तो वो नंबर कैसे निकालते हैं, वो नंबर कैसे निकालते और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं आपने देख लिया। तो x की वैल्यू तो आ गई 75 और r की वैल्यू आ गई कितनी 2। अब चाहिए कुछ भी पूछ लेता, हम लोग आंसर निकाल देते। आपको मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल। तो जब ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले होते हैं कि इनका डिफरेंस लेते हैं। कितना हुआ 230, इनका डिफरेंस लो, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई 426, वेरी गुड 426। और अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूं तो वो भी मैं यहीं पे लिख देता हूं 639। दोस्तों अब मुझे एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना होता है? जो डिफरेंस लिया उनका एचसीएफ। एचसीएफ में भी डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर और फैक्टर ऑफ डिफरेंस। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो 213 आया। अब 213 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो द एचसीएफ विल बी 213। मतलब 213 एक ऐसा नंबर है जो अगर इसे डिवाइड करे या इसे डिवाइड करे या इसे डिवाइड करे, हर केस में सेम रिमाइंडर देगा। हर केस में क्या देगा? सेम रिमाइंडर देगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर? लेकिन अभी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे y की भी वैल्यू निकालनी है। तो मैं किसी को भी डिवाइड करूं, सबसे छोटा नंबर ले लेता हूं, इसे डिवाइड करता हूं 213 से। किससे? 213 से। क्लियर हुआ? अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो ये 2 टाइम्स गया। सबसे पहले कितना आ जाएगा 426। कितना है 426। यहाँ से आपका आ गया 16 और फिर आपका 163, हाँ 163 और ये आ गया 2। अब कितनी बार गया 20, ये 7 टाइम गया तो ये आ गया 1421। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो कितना आ गया 141। अब डिवाइड नहीं होता तो ये बचा आपका रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर है, मतलब ये y की वैल्यू है। y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 141। हर एक को 141 ही आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई करता हूँ तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 213 प्लस 141, यही आएगा या नहीं आएगा? कितना आया 354। और इसने कहा कि अब इसे 33 से डिवाइड करो। भैया अब एक बात बताओ, अगर आप 354 को 33 से डिवाइड करोगे तो 10 टाइम गया, कितना 330। आपका रिमाइंडर कितना बचा 24। दिस इज द आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट उतना आसान नहीं था। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। फास्ट फॉरवर्ड में जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम आप लोगों के पास है नहीं, मुझे पता है।
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ. द इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 10% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी. इफ द इनकम ऑफ सी इज ₹19,800 देन बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ सी मोर देन द इनकम ऑफ बी. क्वेश्चन को इतने ध्यान से पढ़ो कि आपको याद हो जाए. सुनना, बहुत आसान क्वेश्चन है. इसने कहा कि ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज्यादा है. इफ द इनकम ऑफ बी इज 100 देन द इनकम ऑफ ए विल बी 120. ठीक है, रेशियो कितना हुआ 6:5. अब इसने कहा कि जो सी की इनकम है, सी इज 10% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी. ओके, अगर मैं बात करूं ए और बी की और सी की, तो सी अगर ए और बी अगर 100 है तो सी कितना होगा 90. ये इसने कहा है 10:9. अब सुनना, कंपैरिजन तब तक नहीं हो सकती जब तक हम इन्हें मर्ज नहीं करेंगे. मर्ज तभी होगा जब कुछ ना कुछ कॉमन होगा. ये भी बात हो चुकी है. मर्ज तभी होगा जब कुछ ना कुछ कॉमन होगा. अब आप देखो यहाँ पे कॉमन क्या है. अब कॉमन यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे भी a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस बी 11 है, यहाँ पे a प्लस बी 10 है. मर्ज तभी होता है जब कुछ ना कुछ कॉमन है और जो कॉमन है वो सेम भी हो, नहीं तो मर्ज नहीं हो सकता. तो भैया अब क्या होगा, यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई आप इधर करो और 11 की मल्टीप्लाई आप इधर करो. ध्यान से सुनना, 11 की मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि पूरे को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सॉरी, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 60 और ये आपका आ गया 50, और अगर 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 99. अब इसने क्या पूछा है, सी कितना ज्यादा है बी से. बी की 50 है. अच्छा सुनो, अगर बी की 50 है, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, और सी के पास 99 है. अगर बी के पास 100 होता, 2 से गुना करो, तो इसके पास 198 होता, तो कितना परसेंट ज्यादा होता, 98%. आंसर, अरे भाई 100 ही तो है परसेंटेज का गेम सारा. या आप ऐसे देख लो भाई, कितना ज्यादा है, 49 ज्यादा है किससे, 50 से इंटू 100, तब भी 98% ही आंसर आएगा. बताओ क्लियर हुआ है नहीं. आप देखो इसे. अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, आप लोग देख लीजिए एक बार. इजी क्वेश्चन है काफी. इस सम ऑफ 8690 is divided among A, B, C such that 2/5 of A, 2/5 of A equals to 4/9 of B equals to 6/11 of C. ये दिया हुआ है. What is the difference between A and C? अगर आपको कोई सम दिया गया है, ये क्या दिया हुआ है आपको कि ये किस में डिवाइड करना है, सॉरी, A प्लस बी प्लस सी में डिवाइड करना है. तो अगर आपको A रेशियो B रेशियो C नहीं पता चलेगा तो आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे. अब अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है, सुनना, ऐसा कुछ दिया हुआ है 1/2 मान लो x बराबर 4/3 ऑफ y बराबर 3/5 ऑफ z, और आपको निकालना है x रेशियो y रेशियो z. तो आप उल्टा कर दो, बस कुछ नहीं करना है. या सॉरी, कैसे, ये जो है ना ये, ठीक है, इसे आप लिख दो 2/1. क्लियर. ये जो है ना ये, इसे आप लिख दो 3/4. लिख दिया आपने 3/4, कोई डाउट इसमें नहीं है. और यहां पे जो है ना ये, इसे उल्टा करके लिख दो 5/3. आप कहोगे सर ऐसे क्यों करते हैं. अरे भाई आप इसे k के इक्वल मानेंगे. अगर आपने k के इक्वल माना तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3k/4, और z की वैल्यू क्या हो जाती है, ये आ जाएगी 5k/3. हालांकि हमें इतना इससे मतलब नहीं है k वे से, बस इतना याद रखो. तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना है. तो कितना हुआ बताओ, 5/2, यहाँ पे कितना होएगा 9/4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/6. लेकिन अभी भी बात कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि रेशियो कभी भी इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए. तो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, निकालने के लिए कैल्शियम लिया 12 और 12 से अपने आप मल्टीप्लाई कर दो. ये भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को. आपने 12 से मल्टीप्लाई की तो आ जाएगा यहाँ पे 30. भैया ये कट हो गया ना 6 टाइम. यहाँ पे कितना आ जाएगा 27, और ये कितना आ जाएगा 22. अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनना. टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल मेरे पास कितना पार्ट होता है 30, 52 और 27, तो 89 हुआ या नहीं हुआ बताओ. ये कितना हुआ 89, 79 सॉरी.
तो 79, ये सारा कितना हुआ 79, 22 ये हुआ आपका 49, हाँ 79, तो 79 है टोटल इन टर्म्स ऑफ रेशियो, और इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ है 8690. देन द वैल्यू ऑफ वन पार्ट इक्वल्स टू 8690 अपॉन 79. ये पूरा 11 टाइम कट जाता है तो ये आ जाएगा 110. ये हुई हमारे पास वन पार्ट की वैल्यू. अब मुझे निकालनी किसकी है, बताइए किसकी निकालनी है, ये बता दीजिए मुझे निकालना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी. ए और सी में 8 का डिफरेंस है, वन पार्ट की वैल्यू 110 है, तो दिस विल इक्वल्स टू 880. आसान था, इजी था. उम्मीद आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा. इस तरह का क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं अगर पेपर में आएगा तो. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन. अब देखो कितना आसान है. ए टैप ए कैन फिल ए एम्प्टी टैंक इन 10 आवर्स व्हाइल टैप बी कैन एम्प्टी ए फुल्ली फिल्ड अप टैंक इन 12 आवर्स. ओके, ए जो है वो 10 आवर्स में फिल कर सकता है, फिल करने वाला प्लस होता है. बी जो है एम्प्टी कर सकता है, खाली कर सकता है, खाली करने वाला माइनस होता है. टैप ए इज टर्न ऑन फर्स्ट. टैप ए को पहले चलाया गया आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद. टैप बी इज आल्सो टर्न ऑन, 2 घंटे के बाद टैप बी को भी खोल दिया गया. व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक. ओके, आप एलसीएम लेते हैं, मैंने बताया हुआ है कितना हुआ 60. आप मान लीजिए 60 लीटर का टैंक था, जो टैंक था वो 60 लीटर का था. ए अगर 10 घंटे ले रहा है 60 लीटर भरने में, तो ए की एफिशिएंसी होगी 6 लीटर पर आवर पॉजिटिव. बी 12 आवर्स ले रहा है माइनस करने में, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5 लीटर पर आवर निगेटिव. अब पहले 2 आवर्स ए चल चुका है, अगर पहले 2 आवर्स ए चल चुका है तो इसने टोटल 12 लीटर भर दिया होगा, क्योंकि 1 लीटर में तो सॉरी भाई मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है आज उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ. तो ये नहीं लिखना कि ये खांसी रहा है बार बार, ठीक है. तो चलिए आगे क्या है. तो ये 1 घंटे में 6 लीटर भर रहा है, तो 2 आवर्स में 12 लीटर भरेगा या नहीं भरेगा, बिल्कुल भरेगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं. तो अब क्या हुआ कि 12 लीटर भरा गया 60 में से, तो रिमेनिंग बचा 48 लीटर. अब ये 48 लीटर भरने के लिए ए के साथ बी भी आ गया. मतलब ए तो 6 लीटर भरता, बी 5 लीटर खाली कर देता, तो जो रिलेटिव एफिशिएंसी है वो प्लस का 1 लीटर पर आवर बचता. तो 48 लीटर भरने के लिए टाइम कितना लगेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मतलब 48 आवर्स लग जाएंगे. अच्छा, टोटल टाइम पूछा उसने, तो 2 आवर्स तो पहले हो चुके हैं, 48 आवर्स ये हो चुके हैं, तो टोटल तो हमारा कितना हो जाएगा 50 आवर्स इज द राइट आंसर. बताइए समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए. क्लियर हो गया भाई. चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए क्या होगा. सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था लास्ट क्लास में, इनिंग वाला क्वेश्चन, एवरेज वाला. मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कराया था और आपको डायरेक्ट भी कराया था, अगर आपको याद है तो. याद है या नहीं है बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ. याद है ना, जो बताया था वो तो क्लियर हुआ ही होगा जो पहले बताया था. द स्कोर ऑफ ए बैट्समैन फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग वाज 42 रन्स. कुछ उसने इनिंग खेली, मैं मान लेता हूँ उसने एक्स इनिंग खेली होगी, और इसका जो एवरेज है वो 42 रन्स है. मैंने आपको तरीका भी बताया था फटाफट से कैसे करते हैं. नेक्स्ट 5 इनिंग में, नेक्स्ट 5 इनिंग बड़ी ज़्यादा इनिंग खेल गया है, 20, 35 एंड 25, 10 एंड 40, ये रन उसने बनाए. एंड हिज एवरेज फ्रॉम ऑल द इनिंग्स केम डाउन बाय 5, और इस वजह से उसका जो एवरेज है ना वो 5 रन क्या हुआ, 5 रन डिक्रीज हो गया, केम डाउन डिक्रीज हो गया. सुनना ध्यान से. हाउ मेनी इनिंग्स डिड ही प्ले इन ऑल. कोई बात नहीं, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये आपके लिए मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों है. उसने टोटल, अगर मैं कहूं कि पूरी 5 इनिंग्स में इसने टोटल कितने रन बनाए, इसने 5 इनिंग में आप ऐड कर लो 130 रन बनाए. 25, 70, 60, हाँ 130 रन बनाए टोटल 5 इनिंग में. अच्छा, अगर ये हर एक इनिंग में 42 रन बनाता तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता. मतलब कुल मिला के अगर ये 210 रन बनाता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन इसने बनाए हैं 130, तो इसने 80 कम बनाए या नहीं बनाए हैं. इस 80 कम बनाने की वजह से हर एक इनिंग में उसके 5 रन कम हो गए. तो हर एक इनिंग में अगर उसके 5 रन कम हो गए तो इसका मतलब उसकी टोटल इनिंग अब तक कितनी रही होगी, 16. आंसर ये बता चुका था मैं. देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ कुछ है इसमें. तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है.
क्लियर, आगे चलते हैं। एक और बहुत इजी सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, क्या है वो देख लेते हैं क्या है। 60% employee of a company are female and 25% of them earn more than 50,000 per month. If 45% of all the employee earn more than 50,000 more than 50,000 per month, then the percentage of male employee earn 5,000 or less. ये 5,000 की जगह मुझे लगता है कि यहाँ 5,000 की जगह 50,000 होना चाहिए, ठीक है। 5,000 की जगह क्या होना चाहिए 50, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में 5,000 की बात ही नहीं हुई है, 50,000 की ही बात होती रही है। अब आप देखो 60% ऑफ ए कंपनी फीमेल है, अगर टोटल 100 थे तो इसमें से 60 तो फीमेल है, तो मेल कितने रहे होंगे 40, बात समझना। ओवरऑल 45% एम्प्लॉय है जो कि मोर देन, मतलब 45 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि मोर देन 50,000 कमाते हैं पर मंथ। अब आगे सुनना, 25% ऑफ देम अर्न मोर देन, 25% किसका 25%, इनका 25%, बात समझना। फीमेल का 25% मतलब 1/4 मतलब 15, तो 15 हमारे पास ऐसी फीमेल्स हैं, अगर मैं बात करूं यहां पे, जो कि 15% फीमेल ऐसी है जो कि हमारे पास कितना कमाती है 50,000 से ऊपर ही कमा रही है, हाँ 50,000 से ऊपर ही कमा रहे हैं। अब इसने पूछा द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय अर्न 5,000 और लेस। अच्छा एक बात बताओ, टोटल हमारे पास 45 है, टोटल हमारे पास कितने 45 है। अगर मैं यहाँ पे एक बात कहूँ, आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग ध्यान से देखना भाई, ठीक। अगर 45 में से 15 यहाँ पे है, अच्छा तो 30 यहाँ पे होंगे, अरे सही तो कर रहा हूँ मैं, 30 यहाँ पे होंगे। ये 15 कौन है जो 50,000 प्लस कमाते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मैं ही खुद कंफ्यूज हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये भी जो वो है जो 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि उसने लेस पूछा है ना। आप एक बात देखो, उसने क्या पूछा है आपसे, लेस पूछा है। मैं यही सोच रहा था कि बार बार मोर ही पूछ रहा है ना। अब एक बात बताओ, अगर सुनना ध्यान से, यहाँ पे टोटल हमारे पास 40 में से टोटल 40 मेल में से टोटल 30 मेल ऐसे हैं जो 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं, 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो 10 मेल ऐसे रहे होंगे जो या तो 50,000 कमा रहे हैं या 50,000 से कम कमा रहे हैं, तो इनकी परसेंटेज बतानी है। 10 मेल ऐसे हैं, कितने में से 10 मेल ऐसे हैं 40 में से जो कि कम कमा रहे हैं। 40 इंटू 100, यहाँ पे 40 आ जाएगा इंटू 100। एक सेकेंड भैया, ये मेरा पेन नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ी कर रहा है, तो दूसरा पेन लेना पड़ रहा है मुझे। हाँ तो इंटू 100 हो जाएगा, ये हुआ इंटू 100, कितना आ गया 25%। चलिए आगे चलते हैं, ये रहा आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए बोट टेक 0.5 आवर मोर टू travel a distance of 45 km upstream than to travel the same distance downstream if the speed of boat in still water is 4 times the speed of the stream, then in what time will it cover a distance of 72 km। आसान क्वेश्चन है, आप लोग देखिए किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो वो क्या कह रहा है, इस चीज को समझ लो आप। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझो कि वो कह क्या रहा है। वो कह रहा है कि जो टाइम लग रहा है उसे डाउन स्ट्रीम में, जो टाइम लग रहा है उसे अप स्ट्रीम में, सॉरी अप स्ट्रीम में, जो टाइम लग रहा है उसे अप स्ट्रीम में। मेरा पेन अब दिक्कत दे रहा है भैया, ये नहीं चाहता है कि आगे चले और आगे ये पढ़ें। बस एक सेकंड रुक जाइए, पता नहीं क्यों ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है आज, वरना तो ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। इसने ना चलने की कसम खा ली आज, ये नहीं चलेगा, इसने ना चलने की कसम खा ली है। बस एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड।
मेरे पास दूसरा पेन टैबलेट है, मैं आपसे 1 सेकंड का वेट चाहता हूँ बस। हाँ तो दोस्तों, मतलब जो टाइम लगा इसे अप स्ट्रीम में और टाइम जो इसका डाउन स्ट्रीम का है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो इन दोनों का डिफरेंस हाफ आवर है, ये दिया हुआ है। अब जाना कितना है, 45 किलोमीटर इसे जाना है और 45 किलोमीटर ही आना है। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यही होता है या नहीं होता है? टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब आप यहाँ पे सुनिए, इसने ये भी कहा कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर बोट की स्पीड जो है वो वाटर की स्पीड का रेशियो 4:1 का रेशियो बना रहे हैं। मतलब अगर ये 4x है तो ये x है। अगर मैं यहाँ पे अप स्ट्रीम की बात करूँगा तो दोनों का डिफरेंस होगा 3x। अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूँगा तो इनकी जो कंबाइन स्पीड आएगी वो आएगी 5x। आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा या नहीं, 3x सॉरी 3x माइनस डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम 5x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा या नहीं। अब दोस्तों ये कट हुआ 15 टाइम, ये कट हुआ 9 टाइम, ये इधर चला गया और जो x की वैल्यू है वो आ गई 12। x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अगर x की वैल्यू 12 आ गई तो भैया यहाँ से आपकी 4x की वैल्यू, मतलब बोट की जो स्पीड है वो आ जाएगी 4 × 12 मतलब 48 किलोमीटर पर आवर, और आपकी जो वाटर की स्पीड है वो आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर होती है बात। अब ये जानना चाहता है कि अगर कोई आदमी देन व्हाट विल बी द कवरेज डिस्टेंस 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अच्छा डाउन स्ट्रीम जाना है तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में दोनों की ऐड हो जाती है। जाना कितना है, 72 किलोमीटर जाना है, तो कितना टाइम लगेगा, 72/60। अगर मैं 12 से कट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6/5, और 6/5 कितना होता है, 1/5। ये रहा आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। ये पेन थोड़ी प्रॉब्लम दे गया, बीच बीच में आती रहती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, तो उसमें कोई ऐसी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये वाकई में बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत बहुत लोग इसे छोड़ के आए होंगे, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, सुनो। A sum invested at compound interest amounts to ₹3,160 3,160, ठीक है, in 2 years and and ₹3,512.32 in 3 years at a certain rate % per annum. When the interest is compounded annually, what will be the same sum amounts to at the same rate in 2/3 years? Interest compounded annually nearest to ₹1। भैया क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत लोगों ने समझा कि बहुत टफ क्वेश्चन है, और अगर पहली नज़र में देखा जाए और ऐसे फ्रिक्वेंटली पढ़ा जाए तो लगेगा कि यार ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, हमसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। दोस्तों सुनो, हुआ क्या कि ये प्रिंसिपल था आपका P। सुनना, 2 साल के बाद लोग यहाँ पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहा होगा, कोई कुछ, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर 2 ईयर्स ये कितना हो गया, 3136। वेरी गुड, कोई बात नहीं है। एंड आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, सुनना, आफ्टर 3 ईयर्स कितना हो गया, 3512.32 3512.32 ये हुआ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जानना चाहता है कि यही प्रिंसिपल अगर 2 साल में इतना हो रहा है, 3 साल में इतना हो रहा है, तो बताओ 2/3 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 2/3 ईयर्स में कितना हो जाएगा। अब आप एक बात सोचो, यहाँ पे कितना आसान क्वेश्चन है। इसने पूछा कि आफ्टर 2 ईयर्स एंड 2/3 ईयर्स कितना हो जाएगा। अरे भाई आफ्टर 2 ईयर्स तो आपको दिया ही हुआ है, इतना हो जाएगा। आपने बस 2/3 ईयर्स और निकालना है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 साल लगता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 साल लगता है। आप ये बताओ, इस पूरे 1 साल में, इस पूरे 1 ईयर में, इस पूरे 1 ईयर का मतलब है ये 3rd ईयर है, इस पूरे 3rd ईयर में कितना इंटरेस्ट लगा, आप इसमें से इसे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 37 कितना आ जाएगा 37 आप माइनस करो, 376 कितना आ रहा है, 376.32
0.88 ये इधर जाके, हाँ 0.88 नहीं 0.32, हाँ 0.32। ये पूरा थर्ड ईयर में इतना इंटरेस्ट लग रहा है, पूरे थर्ड ईयर में। लेकिन जब क्या हुआ कि यहां तक तो मुझे पहुंचना है, लेकिन मुझे यहां तक नहीं पहुंचना है, मुझे सिर्फ यहां तक रुक जाना है। कितना? 2/3 तक रुक जाना है। तो कोई बात नहीं भाई, जब मुझे अगर पूरे तीसरे साल में इतना इंटरेस्ट मिलना है तो मुझे पूरा साल नहीं जाना है, मुझे कितना जाना है? 2/3 जाना है। कितना जाना है? 2/3 जाना है। इसमें कोई डाउट? अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं, बहुत आसान है, कट करके ये मेरा आ जाएगा 250.88। मतलब इसमें मुझे 250.88 रुपीज़ और मिलेगा। जो मुझे तो टोटल अमाउंट 3136 मिल रहा है, इसमें मुझे 250.88 और मिलेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? इतना और मुझे मिलना है, मतलब 3386.88 मुझे मिलना है। नियरेस्ट टू उसने 1 रुपी पूछा है, तो 3387 आंसर। ना तो मैंने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, मैंने कुछ नहीं किया, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाला, ना मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की यहाँ पे जरूरत पड़ी। क्या कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत पड़ी? नहीं। तो बहुत आसान था ये दोस्तों। अगली वीडियो और मैं आप लोगों के लिए आऊँगा, अगला लेक्चर और लेके आऊँगा। आज थोड़ा अभी गला खराब है, देखता हूँ शाम तक ठीक होता है तो मैं एक और लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जिसमें DI बहुत लोग कह रहे हैं सर पाई चार्ट करा दीजिए। आसान है, मैं प्रीवियस ईयर डिस्कस करूँगा, और मेंसुरेशन 3D में जरूर डिस्कस करूंगा, इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब एक स्टूडेंट ने कहा सर APGP भी डिस्कस कर दो। अरे भाई, एक एक पेपर में एक आधा क्वेश्चन आया है, तो उसके ऊपर पूरा टॉपिक डिस्कस करना मुझे नहीं लगता है कि अब समझदारी का गेम है। अब गेम वो है जो आपको आता है उसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत जल्दी कल ही मेरा नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और सोच के चलिए कि 25 तारीख को पेपर है आपका, तो ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। चलिए।